बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर एफएससी 1 के चैप्टर 1 की, जो कि बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एटम को देखते हैं। एटम हमारे पास क्या होता है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, देन डेफिनेशन, और देन हम इसके एविडेंस देखते हैं। तो हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो सबसे पहला काम जो है एटम के बारे में वो ग्रीक फिलोसफर्स ने किया था। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसफर्स हमारे पास जो है मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब कि हम लोग किसी भी मैटर को जो है वो बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पीस ऑफ पेपर लेती हूँ, तो इसे अगर मैं स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करती हूँ तो लास्ट पे आके एक पार्टिकल इस तरह का आ जाता है जिसे फर्दर मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकती। सेम केस यहाँ पे था कि अगर हम मैटर को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करें तो लास्ट पे हमारे पास इतना छोटा पार्टिकल आ जाता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एटम। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड काम था इस पे किया था वो किया था डेमोक्राट्स ने, और ये इन्होंने 462 370 बिफोर, तो ये हमारे पास इन्होंने किया था, डेमोक्राट्स ने इस पे काम किया था। और अकॉर्डिंग टू डेमोक्राट्स, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने कहा था कि एटम जो है ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो निकला हुआ है यहाँ पे ग्रीक वर्ड कौन सा था, ये था ग्रीक वर्ड एटमॉस। तो एटमॉस का अगर हम मतलब पता करें तो ये हमारे पास है, इसका मतलब आ जाता है इंडिविजिबल। तो मतलब कि एटम जो है ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल है जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ये इतना छोटा होता है कि इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इनका काम जो है ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे नहीं था, इन्होंने सिर्फ ये थ्योरेटिकल इन्होंने पेश किया था। देन जो है वो 17th सेंचुरी में इसके ऊपर काम किया गया था। तो 17th सेंचुरी में इसके ऊपर क्या काम किया गया था, इन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, ये एक सब्सटेंस ले लेते हैं, तो इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। और यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ मैं कि एक मैंने कोयला का जो है वो हीप ले लिया, या ढेर कोयला के ले लिया, और कोयला किससे बनता है, कार्बन से बनता है। तो अगर मैं यहाँ से इधर से या कहीं से भी थोड़ा सा पीस उठा के उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करती हूँ, तो उन सबकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है ये हमारे पास किससे मिलकर बनते हैं, फ्यू एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं विच हैव सेम प्रॉपर्टीज़, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होती हैं। तो ये पेश किया था 17th सेंचुरी में, ये काम किया गया था। देन इसके ऊपर काम किया था जॉन डाल्टन्स ने काम किया था। तो डाल्टन्स वर्क को अगर हम लोग देखते हैं तो डाल्टन्स ने हमारे पास 2 लॉज पेश किए थे। नंबर 1 आ जाता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मैस, कंजर्वेशन ऑफ मैस। और अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे कंजर्व का मतलब पता होगा कि हमारे पास कंजर्व रहना या सेम रहना। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसका मैस ना तो वो हमारे पास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही न्यू बनेगा, बल्कि क्या होगा, तो यहाँ हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो जब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होते हैं, रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं जो रिएक्शन होने से पहले होते हैं, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्टेंट्स रिएक्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस देखते हैं तो हमारे पास टोटल मैस जो होता है वो किसके बराबर होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सम के बराबर होता है। मतलब कि इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास जो है वो बैलेंस में रहेगी। तो इसे हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है।
देन हम बात करते हैं इसके सेकेंड लॉ की, और इसका सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का रेशियो बाय वेट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम रेशियो बाय वेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि मैं प्योर केमिकल कंपाउंड ले लेती हूँ, सपोज करती हूँ मैं यहाँ पे वाटर ले लेती हूँ, तो वाटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मौजूद वाटर जो है ये अगर इसमें हमारे पास कोई भी और चीज़ जैसे कि मरकरी है या हमारे पास कह सकते हैं सैंड है या कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा। और इस प्योर सब्सटेंस में हमेशा जो एलिमेंट की रेशियो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अगर इनकी रेशियो की बात की जाए तो ये 2:16 या सिंप्लीफाई करने से 1:8 होगी, और हमेशा यही रेशियो इसकी वाटर की जो है वो रहेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। तो इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बहुत अहम होता है। देन इसमें जॉन डाल्टन ने ही एक थ्योरी पेश की थी जिसे हम लोग कहते हैं एटम थ्योरी का नाम भी दिया जा सकता है, या हम लोग इसे डाल्टन्स थ्योरी भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव देयर प्रॉपर्टीज। मतलब कि हमारे पास कोई भी जो है वो मैटर है, मैटर किस चीज़ से मिलकर बनता है? ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनता है, और इन एटम्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है टोटली ऑक्सीजन से डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? जो मैटर जितना भी है वो हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, एलिमेंट से मिलकर बनता है जिनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। देन हमारे पास इसके बाद जो काम किया था वो काम किया था बर्ज़ेलिस ने किया था, और अकॉर्डिंग टू बर्ज़ेलिस वर्क इसने हमारे पास दो चीज़ें जो है वो की थी। नंबर 1 इसने एटॉमिक मैसेज बताए थे, जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 है, ऑक्सीजन की करते हैं तो 16 है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया था? इसने सिंबल्स बताए थे इनके, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं H के साथ, और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ। तो ये यहाँ तक इसकी हिस्ट्री कंप्लीट हुई। देन हम बात करते हैं एटम की डेफिनेशन की। तो एटम की यहाँ पे जब डेफिनेशन को देखते हैं तो इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 है एटम इज स्मॉलर पार्टिकल, और एटम स्मॉलर पार्टिकल है ये तो हम लोग बहुत दफ़ा देख चुके हैं। ऊपर पूरी हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि सभी ये कह रहे हैं कि एटम जो है वो बहुत स्मॉलर पार्टिकल है। ये तो इसकी डेफिनेशन का पार्ट 1 हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के पार्ट 2 की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन का पार्ट 2 क्या है? विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली रहने की बात करते हैं, में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है 18th ग्रुप के एलिमेंट्स की, जो कि हमारे पास क्या होती हैं? ये हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंटली रह सकती है। अगर इनके एग्जांपल की बात करती हूँ तो हीलियम, नियॉन वगैरह आ जाता है।
तो ये इंडिपेंडेंटली क्यों रह सकती हैं? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, इसलिए इन्हें एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। नंबर 2 आ जाता है मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मतलब कि इंडिपेंडेंटली क्यों कौन नहीं रह सकते और क्यों नहीं रह सकते? तो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह जो है ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। इसकी वजह हमारे पास क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो है हम लोग बात करते हैं कि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इसे सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी न किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे उसने 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। सेम इसी तरह नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, हाइड्रोजन के पास 1। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है। वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इन्हें किसी भी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें हमारे पास एटम जो है ये बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे पास तकरीबन 100 से के लगभग होते हैं। ये इन्हें हम क्या कह सकते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर देन 100 भी होते हैं। इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अगर मैं नेम बताऊं तो ये हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी हमारे पास जो होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनो, और इसके अलावा एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारे पास सारे पार्टिकल्स जो हैं, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मोर देन 100 अभी मैंने कहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो 3 हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ये सब जो है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब जो है, इसका मतलब है बहुत अहम पार्टिकल जो है ये इस पर मुश्तमिल है। अगर मैं यहाँ पे एक एटम का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, इस फॉर्म में। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो है इन्हें हम लोग कहते हैं कि ऑर्बिट्स होते हैं, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर जो है इसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो डेंसर पार्ट है ये इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं एटम का। और न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ होती है? न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। देन हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास न्यूट्रल एटम होगा। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये हमारे पास किस लिए होता है कि इसकी वजह से एटम के जो आइसोटॉप्स है उनका मास जो है वो भी डिफरेंट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। देन यहाँ पे बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, जो कि हमारे पास है एविडेंस। यहाँ पे इतना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके बारे में कि एटम है, एटम इस तरह का है। तो हमें किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसके लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी हम एविडेंस के साथ इसे देखते हैं कि वाकई ही एटम एग्जिस्ट करता है। हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहली जो टेक्निक यूज़ की जाती है इसे कहा जाता है, ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और इसे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। ये क्या आती है? माइक्रोस्कोप का काम होता है कि किसी भी इमेज को इन्हांस करके जो है वो दिखाता है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, या हम लोग कहते हैं इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? ये किसी भी इमेज को 500 नैनोमीटर तक जो है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये साइज़ में बढ़ा करके दिखाता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है और इसकी वेवलेंथ विजिबल रीजन में नहीं आती है, तो ये एटम की क्लियर पिक्चर कभी भी नहीं दिखा सकता। तो मतलब कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी क्लियर पिक्चर जो है वो एटम से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं ले सकते हैं। देन फिर हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं किसी भी एटम को जो है वो देखने के लिए। और इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है ये हमारे पास जो है वो स्मॉल होती है, और इसलिए हमारे पास विजिबल रीजन से भी छोटी होती है, और ये स्मॉलर पार्टिकल्स को भी इन्हांस करके जो है वो दिखा सकता है। इससे भी हमारे पास जो इमेज होता है वो लेस क्लियर होता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत उसका जो है वो आइडिया हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाती है ग्रेफाइट की एग्जांपल आ जाती है। अगर हम लोग एक ग्रेफाइट का जो हमारे पास जैसे कि पेंसिल के सिक्के में ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है, तो लेड पेंसिल में, तो इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के जो है वो बैंड्स बनते हैं, जो कि हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं। अब ये डार्क और लाइट बैंड्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं? इसमें मौजूद डार्क बैंड जो हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एटम प्रेजेंट नहीं है, या ये एटम्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस है, उस वजह से यहाँ पे डार्क आ जाता है। और लाइट बैंड्स किस चीज़ को शो कर रहे हैं? ये लाइट बैंड शो कर रहे हैं कि यहाँ पे एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये लाइट क्यों होते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी सरफेस के ऊपर जो है फॉल करते हैं, वो स्ट्राइक करती है, और वहाँ में मौजूद पार्टिकल जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को लेकर एक्साइट कर जाती है। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट पे एटम्स कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं, तो उन्होंने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दोबारा अपनी असल पोजीशन में आना होता है। तो असल पोजीशन में आने के लिए जितनी एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की थी उन्हें क्या करेंगे? एमिट करेंगे, और वो जो एनर्जी एमिट कर रहे हैं वो हमारे पास इस तरह लाइट बैंड्स की फॉर्म में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ये कितने जो है ये अप टू 15 मिलियन तक जो है, मिलियन टाइम्स तक जो है इन्होंने इन्हांस करके जो है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये डार्क और लाइट बैंड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। देन हम 17वीं सेंचुरी में चले जाते, 20वीं सेंचुरी में चले जाते हैं, और 20वीं सेंचुरी में हमारे पास नई तकनीक जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास एक्सरे डिफ्रैक्शन है, या इसे एक्सरे वर्क भी कहा जाता है। और एक्सरे वर्क में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, हम लोग किसी भी एटम का डायमीटर जो है वो देखते हैं। अब डायमीटर क्या होता है? अगर आप एक सर्कल ड्रा करते हैं तो इसकी एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक का जो फासला होता है इसे डायमीटर कहते हैं। तो एक्सरे वर्क के ज़रिए हम लोग एटम का जो डायमीटर फाइंड आउट किया था, इसके अकॉर्डिंग एटम का जो डायमीटर होता है वो 22 नैनोमीटर होता है। और आप लोगों को पता है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने इसके ज़रिए देखी थी, वो क्या था? वो था हमारे पास एटम का मैस देखा था। तो एटम का जो मैस होता है ये हमारे पास बहुत स्मॉल होता है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करती हूँ तो ये हमारे पास 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 किलोग्राम तक जो होता है वो इसका मैस होता है। लेकिन इसका मैस जो होता है इसे हम लोग ज़्यादातर जो है वो एटॉमिक मैस यूनिट की फॉर्म में जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसका यूनिट है एटॉमिक मैस यूनिट। तो अगर हम लोग किलोग्राम को एटॉमिक मैस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम के बराबर है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का काम था। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दूँ कि अगर हम लोग इस तरह फुल स्टॉप लगाते हैं, एटम इतना छोटा होता है कि इस फुल स्टॉप में हमारे पास तकरीबन 2 मिलियंस एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक फुल स्टॉप में अगर 2 मिलियन एटम प्रेजेंट है तो मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटम का साइज़ जो है वो कितना छोटा होता है। तो यहाँ तक आज हमारा पहला टॉपिक या इंट्रोडक्शन ऑफ एटम जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।